Hello everyone, welcome to the new video. Well, meeting after a long time. Actually due to some reasons मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था. So इस टाइम में बहुत सारी चीज़ें हुई. आप लोगों में से कुछ लोगों ने एग्ज़ाम क्लियर किया और कुछ लोगों ने अनफॉर्चुनेटली नहीं किया. जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया उनको मुबारक, और जिन्होंने नहीं किया आई नो इट हर्ट्स, बट अभी भी एग्ज़ाम का सीजन आएगा. इनवर्ट आ चुका है, SBI क्लर्क स्टार्टिंग फ्रॉम द 10th, और बाद में IBPS तो आएगा ही आएगा. उसके लिए प्रिपेयर रहो, प्रिपरेशन स्टार्ट करो. और जो भी आपने चीज़ें नहीं हुई पिछले टाइम कि प्रीलिम्स में गलती हुई, मेंस में, इंटरव्यू में, वो ज़रा देखना, उसका एनालिसिस करो और अच्छे से आप आगे बढ़ो. ओके, तो अभी इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं. इस वीडियो में मैं एक पर्टिकुलर डाउट कवर करने वाला हूँ. ओके, बेसिकली 2-3 डाउट्स है जिसको मैं कवर करने की कोशिश करूँगा. हो सकता है आप में से किसी का ये डाउट हो, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा. ओके, सो एक ईमेल आया था मुझे और उनका ये डाउट था कि आई एम फेसिंग डिफ़िकल्टीज इन दिस वेरी अर्ली फेज ऑफ माई प्रिपरेशन. आई हैव द फॉलोइंग ट्रबल्स. ओके, my troubles especially in English and strategy making. First point, I am good at English but still getting poor marks. In one of your videos you advised finding the reason for English being the Achilles heel, and I have found that more than one answer appears right to me. I have tried the previous SO paper English part and my marks is between 15 to 19. I have noticed that I just don't know why the correct answer is the correct answer and mine wrong. इनके दो डाउट्स है, मैं एक एक करके लेता हूँ. देखो, आपने कहा था कि आपको यू आर गेटिंग पुअर मार्क्स. ओके, एंड इंग्लिश में ऑब्वियसली ऐसी चीज़ें होती है जैसे आपने कहा कि एक से ज़्यादा आंसर करेक्ट लगते हैं. ठीक है, करे यार, ये भी सही है, सप्लाई भी सही लग रहा है, प्रोवाइड भी सही लग रहा है, लेकिन इसमें नाउन चाहिए या वर्ब चाहिए, क्या चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है और इसको कहते हैं ग्रामर. हाँ, देखिए, जब भी आप इंग्लिश पढ़ने जाओ डेफिनेटली आप क्वेश्चंस पे पहले जंप करते हो. वो क्लोज टेस्ट उठा लो, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट उठा लो, सेंटेंस करेक्शन उठा लो. हर जगह पे या तो फिलर्स है या तो आपको वो इंग्लिश का वो जो वर्ड है उसका मीनिंग पता होना चाहिए. ठीक है, कुछ चीज़ें सुलझ जाती है तो कुछ उलझ जाती है. अब जो सुलझ जाती है इसके पीछे भी एक रीज़न है, अच्छा, कि आपको वो पर्टिकुलर क्वेश्चन या टाइप पे थोड़ा बहुत कमांड है इसलिए आपने उसका आंसर किया, और जहाँ पे आप उलझे हुए हो वहाँ पे आपका थोड़ा बहुत ग्रामर कमज़ोर है वो पर्टिकुलर टाइप में. सो मैं तो ये कहूँगा कि 2-3 बुक्स पहले आप पढ़िए. ठीक है, मैं रिकमेंड कर लेता हूँ, हालांकि मैंने पिछले वीडियो से बताया था. देखिए, इंग्लिश के लिए वट एवर सजेस्ट SP बख्शी का बुक बहुत लोगों को वैसे भी पता है. दैट इज़ ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, और ये बेसिकली थियोरेटिकल पोर्शन होगा. ये एक हेल्पफुल है. दूसरा नॉर्मन लुइस का बुक है, वो बेसिकली वोकेबुलरी बिल्डर के हिसाब से इज़ गुड. एंड एक दो बुक और है, जैसे कि एक वरेन एंड मार्टिन, ये आपके ग्रामर के लिए काफ़ी अच्छा बुक रहेगा, वरेन एंड मार्टिन का. और RS अग्रवाल एक चीज़ है जो सभी में है, मैथ्स में भी है, रीजनिंग में भी, इंग्लिश में भी है. RS अग्रवाल थोड़ा बाद में भी बाइक है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसमें सब वही वोकेबुलरी, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन एंड एवरीथिंग के क्वेश्चंस रहेंगे. ठीक है, इसमें से मैं कहूँगा पहले ग्रामर के बुक पढ़ो, पढ़ना शुरू करो. ठीक है, देखो क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है. क्वेश्चन सॉल्व हो गया मतलब आपको उसका आंसर आता है, लेकिन अगर वो नहीं आता इसके पीछे का रीज़न है इंग्लिश में ग्रामर. देखो, इंग्लिश में अगर मैं ओवरऑल को ना, लोग दो चीज़ों से ही परेशान है, दो ही. एक, या तो वो वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो मैं कुछ कर नहीं सकता. अगर मुझे वो वर्ड ही नहीं पता है तो मैं उसका अपोजिट कहाँ से बताऊँ है. तो 5 के मुझे 10 ऑप्शंस दे दे, तुक्का तो लगाना नहीं है, निगेटिव मार्किंग है. और दूसरी चीज़ जो है वो है कि वो ग्रामर पे मेरी पकड़ नहीं है. अगर हैव आएगा या हैज़ आएगा या बीइंग आएगा या ING आएगा ही नहीं, हैड टू और हैव टू. तो पहले मैं कहूँगा ग्रामर पे पकड़ कीजिए, ताकि अगर आप ग्रामर को अच्छे से समझते हो तो आगे जाके आपको इंग्लिश में बहुत इसका बेनिफिट है. ठीक है, तो वोकेबुलरी के लिए भी इसने बुक सजेस्ट की और दूसरी ग्रामर के रिलेटेड भी है. ठीक है,
Now next point, another big trouble is my educational background. Well, I studied in a very tuition oriented manner till class 12, and tutors does the best thing, which is giving exam oriented goals, and they basically tell what to study, where to study from, and what not to study. ये भी सही है. But now I am on my own. I have no idea exactly what to do on daily basis to improve, especially my English. Okay. For maths and reasoning, at least I have the vague idea of solving Kiran book problems if stuck, learn the concept from the YouTube and practice again. But for English, I am blind. Another thing you also mentioned in one of your videos is my lack of judgment. This judgment used to be done by tutors, and my duty used to be just to study the particular books, precisely particular pages, solve XYZ pages from the particular practice books. And I knew that these are the things that come into this exam, as a tutor had years of experience with respect to exam. But now I feel puzzled to make the judgment. I just don't know this art, so a lot of time daily is getting wasted. So ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी डिटेल में लिखा. और एक बात बोलूँ, आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो, आपने जो डाउट पूछा है, क्योंकि कॉलेज लेवल पे हम लोग यही करते हैं. क्यों पता है? थियोरेटिकल आंसर्स लिखने होते हैं बड़े बड़े 5-5, 8-8, 10-10 मार्क्स के, छाप के कुछ भी आओगे मार्क्स कुछ तो मिलेगा. लेकिन यहाँ पे क्या है, MCQs है भाई, तू करेक्ट दे वरना पेनल्टी पर निगेटिव मार्किंग की. और आपने जो ये ट्यूटर्स का बार बार पॉइंट मेंशन किया, यस दे टेल यू दिस आर द IMPs एंड दिस इज़ द क्वेश्चन, ये सिलेबस है. फिर आप जाके कोई गाइड या कोई 21 सेट्स या कुछ बाय कर लेते हो, ठीक है, जो भी आपका कोर्स है उसके हिसाब से. एंड इसमें मैं और एक चीज़ एडिशन करूँगा आपके डाउट में, जिसको कहते हैं क्वेश्चन बैंक. कि मान लो एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग को 25 क्वेश्चन बैंक मिलेंगे वो प्रोफेसर से, तो आपको तसल्ली होगी 10 के लिए 25 कर लेंगे यार, इसमें से तो कुछ ना कुछ आएगा. बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूरा तख्ता पलट जाता है, ये कुछ चीज़ें नहीं है. और इसमें मैं आपकी गलती नहीं कहूँगा, सिस्टम ऐसे ही है कॉलेज विलेज का, तो आप उसी सिस्टम से जाओगे. एंड डेफिनेटली वो सिस्टम के बाद आप यहाँ पे कॉम्पिटिटिव में, तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगता है कि अरे यार मैंने इस बुक से सॉल्व किया, कोई नहीं हुआ. ठीक है, आपने 1-2 बुक्स का भी नाम मेंशन किया. मैं कहूँगा इनिशियल लेवल पे वो बुक फॉलो करना ठीक है, बट अगर आप शुरुआत से पढ़ रहे हो, लेकिन जब आप थोड़े से मैच्योर हो जाओगे कि आपको आइडिया आ जाएगा कि चैप्टर में क्या होता है, तो आप मेरे हिसाब से ऑनलाइन सोर्सेस पे डिपेंड रहो. एंड सी सिंपल लैंग्वेज में, अगर मुझे मान लो फ्लोर पजल सॉल्व करना है रीजनिंग में, तो मैं क्या करता हूँ, बुक्स मेरे पास भी है, ठीक है, कुछ सॉल्व की हुई है, कुछ सॉल्व करना बाकी है, लेकिन मैं बुक्स नहीं खोलता. मैं लिखता हूँ फ्लोर पजल डिफ़िकल्ट ऑन गूगल. 56 वेबसाइट्स खुलेंगे, मैं शुरुआत 1 से करता हूँ. हाँ, उसमें भी देखता हूँ अरे यार ये बड़ा पपलू पजल है, ये मैं नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे डिफ़िकल्ट चाहिए होता है. दिस इज़ हाउ आई रेज माई लेवल. क्योंकि क्या होता है, ऑनलाइन कंटेंट में या साइट्स में आपको अच्छा क्वालिटी मटेरियल मिलेगा. ठीक है, मैं बुक्स की निंदा नहीं कर रहा, बट शुरुआत में ठीक है, बट आप अगर वो कॉलेज मेंटालिटी के साथ रहोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा. मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, आपकी गलती नहीं है, कॉलेज में यही होता है, मुझे पता है. बुक्स बताए जाते हैं, IMPs होते हैं, आप पढ़ते हो, मार्क्स मिल जाते हैं, बड़ी तादाद में मिल जाते हैं. बट एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है. कॉम्पिटिटिव निगेटिव मार्किंग भी आपको पेनल्टी देनी पड़ती है, एंड यू हैव टू बी रियली एक्यूरेट. ओके, तो आप इस सिस्टम से धीरे धीरे कोशिश करो बाहर आओ, ताकि आपको भी आइडिया आ जाए. रिगार्डिंग बुक्स, RS अग्रवाल की भी बुक्स है रीजनिंग के लिए, मैथ्स के लिए, शायद आपने बाई भी की होगी, इट्स गुड. लेकिन अगर आप RS अग्रवाल की, मैंने पहले भी कहा था, RS अग्रवाल के बुक्स में जो पजल्स है, आप उन पर डिपेंड रह के आप एग्ज़ाम्स में जा रहे हो, तो आपको बहुत बड़ा शॉक लग सकता है. तो अभी आप बोलोगे फिर ये बुक्स में ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि उनमें बहुत ऐसे कम रहते जिसमें अपडेटेड रहता है. और ऑनलाइन की मैं कंपेयर करूँ तो ऑनलाइन में जनरली होते हैं अपडेटेड थिंग्स. ओके, मैंने शुरुआत में भी कहा था, बेसिक्स के लिए ठीक है कि हाँ समझ में आ गया, सिलोगिज्म ये है, इनइक्वालिटी ये है, कोडिंग डिकोडिंग ये है, फलाना ढिमकाना, ठीक है, इतना समझ में आ गया. लेकिन फिर अच्छा तो कोडिंग डिकोडिंग यही आता है, और चाइनीज़ डिकोडिंग मैंने डाल दिया पूरा एकदम उल्टा पुल्टा. तो आपने अगर वो सॉल्व नहीं किया है पहले, आप पता नहीं है, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे गड़बड़ करोगे. तो ऐसे होने मत देना, ठीक है. और हाँ, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, बहुत लोग हैं, डोंट वरी. क्या करो, क्या होता है पता है, लोगों को जब एक प्रॉब्लम कॉन्स्टेंटली मिलता है ना, तो हमें लगता है
कुछ प्रॉब्लम या हम में कुछ खराबी है, इट्स नॉट लाइक दैट। प्रॉब्लम है वो ठीक है, लेकिन ऐसा अपने आप को डीमोटिवेट मत करो, अपने आप को बैक करो, क्योंकि इंग्लिश बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। और इनफैक्ट एक पॉइंट आपने मेंशन किया था कि आप लास्ट ईयर के प्रीवियस एसओ पेपर सॉल्व कर रहे हो और आपको 15 से 19 मार्क्स इंग्लिश में मिल रहे हैं। मैं अगर कन्वर्जन कर लूँ 25 में से 15-19, तो ये मार्क्स बुरे नहीं है यार, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है रीजनिंग मैथ्स में सुपर मार्क्स, और इंग्लिश में थोड़ा धक्का देके 10 तक पहुंच जाते हैं। सीरियसली ऐसी चीज़ें देखी है मैंने, ठीक है। तो आप 15 से 19 बोल रहे हो, अगर 15 भी पकड़ो स्टार्टिंग लेवल बहुत अच्छा है। सिर्फ अपने आप को बैक करो और कैसा रखो, एक प्लान रखो, एक चैप्टर लो, उसको अच्छे से करो, फिर आगे बढ़ना। सब रैंडम मत करना, फिर वो ऐसे लगता है टाइम पास हो रहा है, थोड़ा ये किया थोड़ा वो किया। नहीं, कोई भी एक ईजी टॉपिक उठा लो, मान लो फिलर्स उठा लो, सिंगल फिलर्स उठाना, उसमें भी डबल मत लेना, तो उसको पहले कंप्लीट करो देन मूव है, ठीक है। तीसरा पॉइंट था, फॉर मेंस आई थॉट आई वुड गो थ्रू द प्रीवियस क्वेश्चंस वन बाय वन। ओके, try to identify the topic, would learn the topic and relevant topics from my sources as well, but I feel this exam is different and I have never studied this way, so I don't know whether this is the right way of studying for mains or not. इसमें मैं एक चीज़ बोलूँ, आपने एक चीज़ अच्छी की कि आपने कहा कि आप प्रीवियस क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, तो ये अच्छी चीज़ है कि आप जंग में उतरने से पहले जानते हो कि आपका दुश्मन कौन है, मीन्स what kind of question are going to come before offering that particular mains exam. Okay, that is good thing, but रैंडमली पढ़ाई मत शुरू करो। पहले आप बेसिकली सिलेबस पढ़ो, सिलेबस बेसिक सिलेबस पढ़ो, कहीं से भी टाइप करोगे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ताकि आपको वो चीज़ें पहले समझ में आ जाए, ठीक है। देखो, अगर मैं एसबीआई क्लर्क के लिए अगर ये 10 तारीख को जा रहा हूँ, तो मैं पहले एसबीआई क्लर्क का लेवल समझता हूँ। अभी सिलेबस मुझे सब पता है, इतने सालों से तो सब याद रह ही जाता है, लेकिन मैं देखता हूँ कि एसबीआई क्लर्क में कुछ क्या टाइप के वो लोग जनरली पर्सन इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि मुझे उनका पैटर्न समझ में आ जाए। ओके, कि मशीन इनपुट आउटपुट अगर है तो क्या है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। तो पहले आप सिलेबस को समझो एंड दिस इज़ द वे यू शुड मूव फॉरवर्ड। ओके, एंड इसमें एक चीज़ थी जो कि आप प्रिपेयर जब करते हो इंग्लिश के लिए स्पेशली, जैसे आपने कहा, तो कभी कभी ऐसे ट्रबल होता है कि यार नहीं आ रहा आंसर, 2 या 3 ऑप्शंस लगते हैं, तो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। कभी कभी ऐसे होता है कि 1, 2 नहीं 3 ऑप्शन सही लगते हैं, क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखना, कोई भी क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट नहीं करता, ठीक है। और ये कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, आपको निगेटिव मार्किंग भी संभालनी रहती है, कट ऑफ भी संभालना रहता है, वैकेंसी का ऑलरेडी प्रॉब्लम है। तो इस हिसाब से अगर आप चाहते हो कि आपको कैसे अटेम्प्ट करने, किस तरीके से, तो आपका डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रैटेजी विल बी फ्रूटफुल। कैसे होता है, आपको कुछ पता नहीं और अटेम्प्ट करने जा रहे हो, तो देर इज़ नो पॉइंट, आपको पता ही नहीं कि डिसीजन कैसे लेना है, स्ट्रैटेजी कैसे करनी है। तो पहले सिलेबस को समझो, उस तरीके से आगे बढ़ो, ठीक है। इंग्लिश में बहुत लोगों की दिक्कतें हैं, बहुत लोगों को ऐसे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, बट इफ़ यू स्टिक टू योर पर्टिकुलर शेड्यूल, इफ़ यू स्टिक टू योर सिलेबस एंड द बुक्स विच आई रिकमेंड, आपका डेफिनेटली ऊपर जाएगा। और मेरे हिसाब से तो अगर आप जिस तरीके से मार्क्स बता रहे हो ऑलरेडी अच्छा है, ठीक है। हाँ, अगर आप 25 में से 25 चाहते हो वो बात अलग है, ओके, मिल भी सकते, पता नहीं, बट कैसे करो, एक एक्यूरेसी बना के चलो, ठीक है। अगर मान लो मैं आज फिल इन द बैंक्स कर रहा हूँ, तो इसमें भी 2 टाइप है, सिंगल फिलर्स, डबल फिलर्स, ठीक है। तो अब मैं मज़े के लिए नहीं करने जाऊँगा यार, चलिए ये भी देखते हैं, नहीं, सिंगल फिलर्स में अपनी स्ट्रेंथ बना के रखूँगा कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, एंड दैट्स हाउ आई विल गो। ओके, सो पहले ग्रामर रीड करो, उसके बाद क्वेश्चंस करो। देखो, क्वेश्चंस आपको इजीली अवेलेबल है, आपके पास बुक्स है, आपके पास गूगल है, कभी भी टाइप करके कर सकते हो, लेकिन ग्रामर आप कभी भी नहीं कर सकते एग्जाम के 2 दिन पहले। टेक अ चैप्टर, नाउन्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल, ये सब चीज़ें समझो और इसको अच्छे से पढ़ाई करो। ओके, सो आई होप आई हेल्प यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग, एंड जो भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं मेरे हिसाब से वो देते रहो, इवन इफ़ यू वांट अ जॉब और नॉट, बट एग्ज़ाम्स देते रहो ताकि आपको आइडिया आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।